लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 7 के पार्ट 2 में हम देखते हैं हैजा जियोन के घर पे काम करने वापस आ जाती है और जियोन उसे ब्रेकफास्ट बनाते हुए देख के खुश हो जाती है। फिर हैजा कांगजू से ड्राई क्लीनिंग में देने के लिए कपड़े मांगती है, पर कांगजू अपने कपड़े खुद ड्राई क्लीनिंग स्टोर में जाके देना चाहता था। फिर कांगजू हैजा से दारिम और तेवुंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, तो हैजा बताती है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, पर शायद चारिम और तेवुंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो कांगजू पूछता है कि तेवुंग कहीं दो जन को एक साथ डेट तो नहीं कर रहा है ना। हैजा बताती है कि तेवुंग एक अच्छा लड़का है, वो ऐसा नहीं है जो दो बहनों को एक ही टाइम डेट करे। साथ ही तेवुंग ड्राई क्लीनिंग वाली लेडी को अपनी मॉम जैसा मानता है, तो मुझे नहीं लगता है वो दारिम या चारिम में से किसी को हर्ट करेगा। वैसे भी दारिम ऐसी नहीं है जिसे तेवुंग पसंद करेगा। तो कांगजू पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। हैजा हिचकिचाते हुए कहती है कि दारिम की आइज में प्रॉब्लम है ना, वो ऐसी नहीं है जिसे कोई डेट करना चाहेगा। तो कांगजू कहता है कि दारिम तो प्रिटी है ना, पर हैजा कहती है कि चारिम ज्यादा प्रिटी है। कांगजू कहता है कि वो ब्रेव और फियरलेस है। तो हैजा को लगता है कि कांगजू चारिम के बारे में बात कर रहा है, पर कांगजू कहता है कि मैं दारिम के बारे में बात कर रहा हूँ। वो क्यूट है और ब्लाइंड होने के बावजूद किसी पर डिपेंड नहीं होती है। ये सब सुन के हैजा पूछती है कि क्या तुम दारिम को अच्छे से जानते हो। तो कांगजू कहता है नहीं, पर मैं उसे और जानना चाहता हूँ। हैजा कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। भले ही मैं सिर्फ दारिम की मॉम की फ्रेंड हूँ, पर मैं तुम्हें उसे हर्ट करने नहीं दूंगी। तो कांगजू कहता है कि अगर किसी को हर्ट होने का डर है तो वो कभी डेट नहीं कर पाएगा, और डेट नहीं कर पाएगा तो कभी शादी कैसे कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं दारिम को डेट या उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं बस उसके बारे में क्यूरियस था। वो ऐसी है जिसके साथ मैं मूवी देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जी सियोंग कंपनी के लिफ्ट में सियोंगडोन चारिम के कपड़े नोटिस करता है और लिफ्ट से ऊपर जाते हुए रास्ते में चारिम से पूछता है कि आज के टाइम में औरतों को ऐसे कपड़े पहनना पसंद है ना। चारिम कहती है कि मैं ट्रेंड में चलते हुए कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। फिर लिफ्ट से निकलने के बाद सियोंगडोन कांगजू से कहता है कि ये लड़की जल्द ही ये कंपनी को छोड़ के अपने नाम का ब्रांड लॉन्च करेगी, पर कैसे भी करके इसे जाने मत देना। पर कांगजू को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि चारिम को वर्क प्लेस के हिसाब से प्रोफेशनली ड्रेस होना भी नहीं आता है। सियोंगडोन कहता है कि अक्सर जो लोग तुम्हें हार्ड टाइम देते हैं वही बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे ट्रेनिंग लेके मेरे डिजाइनर कंपनी छोड़ दें और किसी और कंपनी को उनसे प्रॉफिट हो, तो ऐसा मत होने देना। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत खराब रहती है। उनके सामने गिलसुन आ जाता है जो कि ग्रैंडपा से कहता है कि आपका 37 डिग्री फीवर है, और ग्रैंडमा से कहता है कि आपका 37.5 डिग्री फीवर है। उसे देख के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, पर उन्हें सिर्फ वहम हो रहा था, क्योंकि असल में उनके सामने बोंगी थी जो कि उनका टेम्परेचर चेक करके बता रही थी। फिर बोंगी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मेडिसिन लेने जाती है और फार्मेसी के बाहर उसे लव कैपिटल प्राइवेट लोन एजेंसी का ऑफिस दिखता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स ड्राई क्लीनिंग स्टोर में जाके बैठ जाते हैं। फिर उन दोनों को स्टोर की तरफ गिलसुन आते हुए दिखता है। गिलसुन पर काफी खून लगा हुआ था और वो अपने पैसों के 2 बैग्स के साथ आ रहा था। वो ग्रैंड पेरेंट्स से चिल्ला के अपने पैसे वापस मांगता है। उसे देख के ग्रैंड पेरेंट्स वापस डर जाते हैं, पर इस बार भी उन्हें सिर्फ वहम हो रहा था। नेक्स्ट सीन में सियोंगडोन कांगजू के साथ स्कॉलरशिप फाउंडेशन में 13 बिलियन वॉन डोनेट कर देता है। बोंगी और हैजा ये न्यूज स्टोर में बैठ के देख रहे थे। न्यूज अनाउंसर कहता है कि सियोंगडोन ने हमें बताए कि वो खुद ऑलमोस्ट कॉलेज से ड्रॉप आउट होने वाले थे, क्योंकि उनके पास फीस अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे। फिर 13 बिलियन वॉन की डोनेशन सुन के हैजा और बोंगी शॉक हो जाते हैं। जियोन भी अपने घर में इस न्यूज को देख रही थी। तेवुंग भी उस समय मिक्योंग के ऑफिस में कैबिनेट रिपेयर करते हुए ये न्यूज सुन रहा था। मिक्योंग तेवुंग से कहती है कि सियोंगडोन कितना हैंडसम है ना। फिर वो कांगजू और सियोंगडोन को साथ में देख के कहती है कि सियोंगडोन के अपने बेटे से ज्यादा तुम्हारा फेस सियोंगडोन से मैच करता है, पर तेवुंग को नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। मिक्योंग कहती है कि सच में तुम्हारा आईज, नोज और स्पेशली फोरहेड सियोंगडोन जैसा सेम है। तेवुंग भी सियोंगडोन का फेस गौर से देखने लगता है। फिर मिक्योंग बताती है कि बोंगी लैंडलॉर्ड से बात करना चाहती है, क्योंकि वो लोग मूव आउट हो रहे हैं और उसे डिपॉजिट के 400 मिलियन वॉन रिटर्न चाहिए। तुम लैंडलॉर्ड हो तो अभी मैं क्या कहूँ बोंगी से। तेवुंग कंफ्यूज होके पूछता है कि आखिर मॉम घर क्यों छोड़ना चाहती हैं। नेक्स्ट सीन में बोंगी सोचते रहती है कि आखिर सियोंगडोन कितना रिच है। हैजा उसे बताती है कि मैं उस फैमिली में कई सालों से काम कर रही हूँ, पर मुझे भी नहीं पता है। जरूर सियोंगडोन बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ होगा,
इसीलिए उसने इतने सारे पैसे डोनेट कर दिया। बोंगी बताती है कि ऐसा नहीं है, स्योंगडॉन अपनी मर्जी से गरीबों की हेल्प कर रहा है क्योंकि उसे गरीब होने का दुख पता है। हैजा हंसते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम उसे अच्छे से जानती हो। बोंगी उसे बताती है कि मैं स्योंगडॉन के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। फिर बोंगी पास्ट में कॉलेज के दिनों को याद करती है जब स्योंगडॉन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था और पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप आउट होने वाला था। तब बोंगी ने उसे फीस भरने के लिए पैसे दी थी क्योंकि बोंगी ने उस सेमेस्टर में स्कॉलरशिप जीती थी। तो उस पैसों से बोंगी के फादर ने बोंगी के लिए गांगसांग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शेयर खरीदे थे ताकि बोंगी उन शेयर्स को हमेशा के लिए रख सके। पर बोंगी ने स्योंगडॉन की हेल्प करने के लिए उन शेयर्स को बेच दी थी। स्योंगडॉन उन पैसों को लेने से हिचकिचाता है पर बोंगी उसे पैसे दे देती है। स्योंगडॉन उसे थैंक्स बोल के इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न करने का प्रॉमिस करता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। बोंगी को ये सब याद करके एक आइडिया आता है तो बोंगी जीसियन कंपनी में स्योंगडॉन से मिलने जाती है। स्योंगडॉन उसे देख के पूछता है कि तुम अभी ड्राई क्लीनिंग स्टोर चलाती हो? तो बोंगी हाँ कहती है। फिर वो दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं। स्योंगडॉन कहता है कि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, क्या चाहिए तुम्हें? बोंगी बताती है कि मैंने तुम्हें कल न्यूज में देखी थी। तो स्योंगडॉन समझ जाता है कि बोंगी को भी लोन चाहिए क्योंकि कल की न्यूज के बाद से आज पूरे दिन क्लासमेट, सीनियर्स और जूनियर्स साथ ही यूएस में रहने वाले भी उससे लोन मांग रहे थे। स्योंगडॉन कहता है कि तुम में तो इतना गट्स है कि तुम पैसे मांगने के लिए ऑफिस तक चल के आ गई। मैंने तुम्हें ग्रेजुएट होने के बाद से 40 इयर्स तक नहीं देखा। हम इतने ओल्ड हो चुके हैं कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। बोंगी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारे पास मेरा उधार है। तुमने मुझसे पैसे बोरो किया था ना, तो मेरे 300 मिलियन वॉन मुझे आज ही रिटर्न कर दो। ये सुन के स्योंगडॉन कंफ्यूज हो जाता है। बोंगी उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें कॉलेज फीस भरने के लिए 6,10,000 वॉन उधार में दी थी ना। उस समय मेरे पास गांगसियांग इलेक्ट्रॉनिक्स के 6,10,000 वॉन के शेयर्स थे पर मैंने उसे बेच के सारे पैसे तुम्हें दे दी थी। तब तुमने इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न करने का प्रॉमिस किया था। अगर मैंने उन शेयर्स को नहीं बेची होती तो आज उसकी वैल्यू 300 मिलियन वॉन होती। फिर वो स्योंगडॉन को प्रूफ के लिए गांगसियांग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की रिपोर्ट दिखाती है। स्योंगडॉन को ये सब पहले से याद था पर बोंगी को कल ही न्यूज देखने के बाद ये सब याद आया था। बोंगी कहती है कि मेरे आने से पहले ही तुम्हें मुझे ढूंढ के पैसे रिटर्न कर देना चाहिए था। तुमने 37 इयर्स तक वेट करवा के मुझे गिल्टी फील करवाया। भले ही अमाउंट बड़ा है पर तुम कंप्लेन नहीं कर सकते हो। तुमने बिजनेस की पढ़ाई किया है ना, तो तुम्हें पता होगा कि पुराने उधार का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तुम ग्रेजुएट होके इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते अगर मैंने पैसे नहीं दी होती तो। स्योंगडॉन पूछता है कि क्या तुम्हारा बोल के हो गया? मैंने पहले ही पैसे रिटर्न कर चुका हूँ। शायद तुम्हें पैसे देना याद है पर पैसे वापस लेना नहीं याद है। तुम्हारी शादी के दिन मैंने गांगसियांग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर का प्राइस चेक किया था और उतने पैसे मनी गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। घर जाके शादी के दिन मिले हुए पैसों का लिस्ट चेक करो। बोंगी शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुमने कब पैसे वापस दिया था? स्योंगडॉन बताता है कि तुम्हारी शादी के दिन मेरा सीबीए एग्जाम था तो मैंने मेरी उस टाइम की गर्लफ्रेंड नो आरी के हाथों से मनी एनवेलप भिजवाया था। फिर स्योंगडॉन उसे गेट लॉस्ट बोल के चला जाता है। बोंगी इतनी ह्यूमिलिएट होके काफी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कांगजू ड्राई क्लीनिंग में देने के लिए अपना जैकेट लाता है और दारिम से मूवी चलने के लिए पूछता है। ये सुन के तेवुंग गुस्सा हो जाता है पर ग्रैंडपा तेवुंग को रोक के कांगजू से बात करते हैं। कांगजू कहता है कि मैं दारिम के साथ कुछ दिन पहले रिलीज हुई मूवी देखना चाहता हूँ। तो ग्रैंड पेरेंट्स खुश होके दारिम को ले जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। तेवुंग ग्रैंड पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है कि ये आदमी दारिम का फ्रेंड नहीं है। तेवुंग कांगजू से कहता है कि तुम दारिम का मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि वो देख नहीं सकती है। कांगजू तेवुंग से कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम बीच में मत बोलो। ग्रैंड पेरेंट्स दोबारा तेवुंग को हाइपर होने से रोकते हैं और दारिम से पूछते हैं कि तुम्हें मूवीज देखने का बहुत मन करता है ना। फिर दारिम मूवी देखने जाने के लिए मान जाती है तो तेवुंग भी साथ में चलना चाहता था। दारिम को पता था कि तेवुंग को मूवीज देखना नहीं पसंद है पर तेवुंग कहता है कि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। फिर वो तीनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बोंगी सोजू खरीद के घर लाती है और स्टोर में ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। हैजा उसके पीछे स्टोर में आके पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है?
बोंगी को अकेले रहना था तो वो हैजा को जाने के लिए कहती है और ड्रिंक करना शुरू कर देती है। साथ ही वो स्योंगडोन को गाली भी देना शुरू कर देती है। हैजा ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स को जाके बोंगी के बारे में बताती है। स्टोर में बोंगी बोल रही थी कि मैंने ऐसे इंसान को पसंद क्यों करी और वापस गाली देना शुरू कर देती है। ग्रैंड पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि बोंगी किसके बारे में बोल रही है और इतने गुस्से में क्यों है। फिर ग्रैंड माँ बोंगी को ऊपर चलने के लिए कहती हैं, पर बोंगी नहीं जाना चाहती थी और ड्रंक होते हुए कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं अपने दूसरे प्यार के बारे में बोल रही थी जिससे मैंने शादी करने से पहले सबसे ज्यादा प्यार करी थी, यानी वो अपने लेट हस्बैंड जोंगजू को गाली दे रही थी। बोंगी ग्रैंड माँ से पूछती है कि आपके बेटे के मरने के बाद मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकती हूँ ना, पर वो 10 बार कैसे फेल हो सकते थे। जोंगजू खुद को बेवकूफ बोलते थे, पर मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि वो बेवकूफ थे या उनके पास कम दिमाग था। 4 साल कॉलेज में और उसके बाद 10 साल तक उन्होंने सेम बुक्स को बार बार पढ़ के मेमोराइज कर लिया था। उन्होंने इतना टाइम और एफर्ट डाला था, तो शायद वो सिर्फ अनलकी थे, वरना वो बार एग्जाम पास करके जज, प्रोसिक्यूटर या लॉयर क्यों नहीं बन पाए। क्यों उन्होंने बार एग्जाम पास ना कर पाने का सदमा लेके अपने पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों को छोड़ के मर गए। मेरी लाइफ बर्बाद करके वो आराम से ऊपर जाके रेस्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग को पता है कि मैं आज कितनी ह्यूमिलिएट हुई थी? जोंगजू ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ क्यों नहीं है? फिर बोंगी रोने लगती है और उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। ग्रैंडमा उसे हैंड फैन से हवा देने लगती है। ग्रैंडपा भी हवा देने के लिए इलेक्ट्रिक फैन ढूंढने लगते हैं। बोंगी फ्रस्ट्रेट होके कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचा के मुझे कोई फायदा नहीं होगा, तो वो एसी चालू करने चले जाती है। ग्रैंड पेरेंट्स उसे एसी चालू करने से रोकने लगते हैं। बोंगी एसी का बटन ऑन कर देती है, पर वो स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर का इक्विपमेंट तो ग्रैंडपा ने निकाल दिया था। बोंगी कहती है कि मुझे मत रोकिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अंदर से मेल्ट हो रही हूँ। ग्रैंडपा इलेक्ट्रिक फैन स्टार्ट करके कहते हैं कि तुम्हें इसकी ठंडी हवा आ रही है ना, इसे ही यूज कर लो। फिर एसी स्टार्ट नहीं होता है तो बोंगी उसके अंदर झांकती है और सारे पैसे देख लेती है। ग्रैंड पेरेंट्स डर जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे और बोंगी इतने सारे पैसे देख के शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कांगजू, दारिम और तेवोंग मूवी थिएटर में साथ में बैठ के मूवी देखते हैं। दारिम इतने साल बाद मूवी देखते हुए एक्साइटेड रहती है। यहाँ एपिसोड 7 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed?